हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदनी आईएएस। कैसे हैं आप सभी लोग? हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास 10th की ज्योग्राफी का जो हमारा अध्याय है वो है विनिर्माण उद्योग। जी हाँ, विनिर्माण उद्योग। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत देश में ये उद्योग क्षेत्र कितने लोगों को रोजगार प्रदान देता है? दोस्तों, इमेजिन कीजिए, विचार कीजिए कि अगर हम जिन चीज़ों का यूज कर रहे हैं अगर वो हमको कल मिलना बंद हो जाए तो हम क्या महसूस करेंगे। आप जो भी चीज़ यूज करते हैं, सोचिए एक बार, विचार करिए, अगर वो हमको मिलना बंद हो जाए तो हम क्या करेंगे, हमारी क्या रिएक्शन होगा, हम उसके लिए क्या सहयोग कर सकते हैं। आपको पता है कि हमारे भारत देश में या विश्व में जो भी औद्योगिक क्षेत्र है, आपको पता है हर चीज, लगभग 98% चीज आपके उद्योग से बनकर आ रही है जिनको हम यूज करते हैं। जी हाँ, यूज करते हैं हम उसको। दोस्तों, आप चाहे अपना फोन यूज कर रहे हो, चाहे आप अपना लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे आप अपने जो भी टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स गाड़ियां यूज कर रहे हो, आप पेन यूज कर रहे हो, कागज यूज कर रहे हो, आप जो भी चीज यूज कर रहे हैं, चाहे आप रिचार्ज यूज कर रहे हो फोन का, है ना, आप देखते ना, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, बिजली यूज कर रहे हो, ये सारे कहाँ है? आपके उद्योग। तो देखते हैं आप दोस्त, आपके उद्योग का, आपके इंडस्ट्री का आपके जीवन में कितना बड़ा रोल है। दोस्तों, तो आज हम इसी टॉपिक में हम सारी चीज़ जानेंगे। देखिए, जो भी चीज़ हम यूज करते हैं हम उनको कैसे अपने जीवन से को रिलेट करेंगे, हम कैसे उनको जीवन में उतारते हैं। तो इस चैप्टर को पढ़ेंगे हम अपने जीते हुए अनुमान में, मतलब हमको ऐसे पढ़ना है अपने जीवन में ढालते हुए कि हम देखो, हम ये भी यूज करते हैं, हम ये भी यूज करते हैं, हम यहाँ भी काम करते हैं, हम वो भी करते हैं। आपको अपने दिमाग में बैठा के पढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं ये टॉपिक। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आपने हमारे सेशन को अभी लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, अपने दोस्तों में इसको शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी सेशन को सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ कर दीजिए, है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, दिवाली के अवसर पर हरीश अपने माता पिता के साथ बाजार गया था। दीपावली के वाले दिन आप भी जाते होंगे, दिवाली के दिन, है ना। दिवाली आती है, होली आती है, अब तो आपका होली वाला त्यौहार आने वाला है ना। तो दिवाली, होली, जो भी त्यौहार आते हैं आपके, रक्षाबंधन, तो उस टाइम आप मार्केट जाते होंगे तो आप तरह तरह की चीज देखते हैं। देखिए, उन्होंने उसके लिए कपड़े जूते खरीदे, है ना। उसकी माँ ने बर्तन, चीनी, चाय, मृदा के दीप खरीदे। हरीश ने देखा कि दुकानें अत्यधिक सामान से भरी थी। भाई, दुकानों, अब त्योहार के टाइम पर तुम कहीं जाओगे बाजार में तो सामान तो आपको दुकान पर दिखेगा। वो इनको दिखा, चीजों को इतनी अधिक मात्रा में देखकर वह हैरान था, ये आई कहां से, बनती कहां पर है। उसके पिता ने समझाया कि जूते, कपड़े, चीनी आदि बड़े उद्योगों में मशीनों द्वारा बनाए जाते हैं। आपकी चीनी हो गई, आपके जूते हो गए, आपकी मशीनें हो गई, ये कहां पर? बड़े उद्योगों में बनाए जाते हैं। छोटे उद्योगों में बर्तन बनाए जाते हैं, दीप जैसी चीज बनाई जाती हैं जो व्यक्तिगत तौर पर कारीगरों द्वारा घरेलू उद्योगों में बनाई जाती हैं। तो जो भी छोटे स्तर के उद्योग होते हैं, जो व्यक्ति हाथों के माध्यम से बनाता है तो वो अपने घरों में बनाता है। लेकिन जो हमें मशीनें हम देखते हैं, हम जूते देखते हैं, हम चीनी देखते हैं, हम व्हीकल्स देखते हैं, ये सारे हमारे उद्योगों बनते हैं, ये हमारे बड़े बड़े उद्योगों बनते हैं। तो ये बात उन्होंने एक शॉर्ट में रख दी है। तो अब हम थोड़ा इसको और देखते हैं। देखिए, तो क्या आप इन उद्योगों के विषय में जानते हैं? देखो, कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहा जाता है। जो भी कच्चे पदार्थ हैं आपके, जो भी कृषि पे जो भी डिपेंड उद्योग हैं, तो उनको कृषि से जो भी रॉ मटेरियल मिलता है, कच्चा माल मिलता है, उसको वो, उस रॉ मटेरियल को, कच्चे माल को वो एक मूल्यवान वस्तु में परिवर्तित कर देते हैं, और वो इतनी मात्रा में वस्तु बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं मास प्रोडक्शन, है ना। इतना बनाते हैं, वो हमारा वस्तु निर्माण कहा जाता है, वस्तु उत्पाद कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि कागज लकड़ी से, चीनी गन्ने से, लोहा इस्पात लोह अयस्क से तथा एल्यूमिनियम बॉक्साइट से निर्मित है। क्या आप यह भी जानते हैं कि कई किस्म के कपड़े ऐसे रेशों से बनते हैं जो रेशा उद्योग में बनते हैं। देख लीजिए, आपकी इस ज्योग्राफी में, देखो मैं क्या कह रहा हूं, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि ज्योग्राफी रटने वाला विषय बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बस आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि कौन सी चीज कहां पर है, थोड़ा बस ये ध्यान रखना है।
और सारी चीज में कॉन्सेप्ट यूज होता है, और हमें पढ़ना वही होता है जो हमारे आसपास की चीजों में चल रही चीजें होती हैं। क्या आप इनको यूज नहीं करते? क्या आप कागज यूज नहीं करते? क्या आप गाड़ियां जो आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं क्या उसको यूज नहीं करते? बताओ ऐसी क्या चीज है जो आप यूज नहीं करते? लगभग हर चीज आपको यूज करते हैं। तो बस हमें वही तो पढ़ना है, वो बनती कहाँ है, बस हमें ये पढ़ना है। देखिए, द्वितीयक कार्यों में लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं। अब देखिए, द्वितीयक कार्य कौन कौन से होगा हमारे? उद्योग। क्या? उद्योग। तो इनमें लगे व्यक्ति कच्चे माल को परिष्कृत वस्तुओं में परिवर्तित करते हैं, जैसे स्टील, कार, कपड़ा उद्योग, बेकरी तथा पेय पदार्थों संबंधी उद्योगों में लगे श्रमिक इसी वर्ग के अंतर्गत आते हैं। किसमें? द्वितीयक वर्ग में, द्वितीयक कार्य में। कुछ व्यक्ति सेवाएं प्रदान करने में रोजगार पाते हैं, कुछ व्यक्ति सर्विस देते हैं। आपने देखा ना, जैसे कि हमने कोई भी ट्रेड देखते ना, जैसे हमने कोई भी मर्चेंट किया, मतलब कहना मतलब हमने कोई भी मशीन आयात की, हमने मशीन मंगाई, अब वो मशीन हम अपने पास मंगा करके हम कस्टमर को बेच रहे हैं। कस्टमर जो होते हैं ना उनको बेच रहे हैं, भाई हमारी मशीन लो और हम आपको एक सर्विस देंगे कि अगर आपकी मशीन अगर आपके इंडस्ट्री में अगर आपके यहाँ खराब होती है तो हमारे यहाँ से एक इंजीनियर जाएगा या हमारे यहाँ से कोई भी एक व्यक्ति जाएगा, वो आपकी मशीन को सही करेगा और आपसे हम उसके जो पैसे होंगे वो आप हमें देना। तो क्या है, हम ये हमें सर्विस देते हैं, जैसे हम आपको सर्विस दे रहे हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं, तो इस अध्याय में हम द्वितीयक क्रियाओं के अंतर्गत विनिर्माण उद्योगों के विषय में पढ़ेंगे। ठीक है। किसी देश की आर्थिक उन्नति विनिर्माण उद्योग के विकास से मापी जाती है। कोई भी देश हो, अगर हमें किसी देश की अगर हमें आर्थिक उन्नति अगर मापनी है तो उस देश में आप देख लीजिए कि उस देश में विनिर्माण उद्योग कितने हैं। जिस देश में ये विनिर्माण उद्योग अधिक होंगे ना, तो वो उस देश की आर्थिक उन्नति उतनी अधिक होगी। तो हमारा मानना है एक मोटा मोटा कि आपको मोटा मोटा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए विनिर्माण का महत्व, इंपॉर्टेंस क्या है ना, इंपॉर्टेंस क्या है इसका। देखिए, विनिर्माण उद्योग सामान्यतः विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। जो भी हमारे विनिर्माण उद्योग होते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो होती है हमारी यहाँ पर, जहाँ पर प्रोसेसिंग होती है, जहाँ पर वस्तुएं बनाई जाती हैं हमारे यूज के लिए, तो वो क्या होती है, वो विकास की तथा विशेषतः आर्थिक विकास की रीढ़ समझे जाते हैं। उस देश का विकास की रीढ़ हड्डी है उद्योग। क्योंकि देखिए, क्योंकि एक मिनट, देखिए विनिर्माण उद्योग न केवल कृषि के आधुनिकीकरण में सहायक हैं, वरन द्वितीयक व तृतीयक सेवाओं में रोजगार उपलब्ध कराकर कृषि पर हमारी निर्भरता को कम करते हैं। कौन? विनिर्माण उद्योग। देख रहे होंगे कि कृषि पर लोग कितने कम अब काम कर रहे हैं। अब देखिए लोग कहाँ पर काम कर रहे हैं, ज्यादातर मात्रा आप देखेंगे लोगों को इंडस्ट्री में काम करते हुए देखेंगे। कहाँ जा रहे भाई? कंपनी में जा रहे हैं। लोग डिप्लोमा करते हैं, है ना, डिग्रियां लेते हैं, किस लिए? कंपनियों में जॉब करने के लिए। तो उसकी आप देखेंगे तो कृषि पर जो निर्भरता है ना वो कम हो रही है। तो अब देखिए कुछ लोग अब गवर्नमेंट जॉब करते हैं ना, और तो गवर्नमेंट भी जो भी उद्योग है आप देखेंगे कुछ लोग चाहते हैं हाँ बस हमें गवर्नमेंट जॉब मिल जाए, किसी तरह मिले, चाहे वो उद्योग की जॉब हो, गवर्नमेंट उद्योग की हो, चाहे कोई रेलवे विभाग हो, चाहे कोई और विभाग हो, कोई भी विभाग हो, हमें जॉब मिल जाए गवर्नमेंट। वो चाहते बस हमें जॉब मिले, पैसा अधिक मात्रा मिले, कैसे भी हो। तो ये जो कारक है ना, ये हमारे कृषि पर निर्भरता कारक क्या, ये कम हो रहे हैं। अब देखिए देश में औद्योगिक विकास, बेरोजगारी तथा गरीबी उन्मूलन की एक आवश्यक शर्त है। क्या है? एक आवश्यक शर्त है। भारत में सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग इसी विचार पर आधारित थे। जो भी सार्वजनिक तथा संयुक्त क्षेत्र में लगे उद्योग थे, सरकारी और संयुक्त क्षेत्र के उद्योग थे, वो कहते थे वो इसी विचार पर आधारित थे। किस पर? कि औद्योगिक विकास से बेरोजगारी कम होगी तथा गरीबी की उन्मूलन, मतलब गरीबी कम होगी, और इसी आधार पर जो आपके जो भी भारत में सार्वजनिक और जो संयुक्त क्षेत्र में जो लगे उद्योग है वो इसी विचार पर आधारित थे। अब देखिए जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में
उद्योग की स्थापना का उद्देश्य भी क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना था। मतलब जो भी जनजाति क्षेत्र, अगर वहां पर औद्योगिक क्षेत्र, औद्योगिक इंडस्ट्री अगर लगी हुई है, तो उसका मतलब यही है कि वहां पर जो क्षेत्रीय असमानता है, गरीबी अमीरी है ना, जो भी आर्थिक समस्याएं हैं, जब संकट है, तो जहां पर लोग कम श्रम में वहां पर मिल जाते हैं लोग, है ना, मतलब उनको काम मिले, पैसा मिलेगा तो काम करेंगे वो, क्या दिक्कत है। इसीलिए जो भी क्षेत्रीय जो जनजाति के लोग हैं वहां पर उद्योगों लगाना सरकार द्वारा तय किया गया था, है ना। अब देखिए, निर्मित वस्तुओं का निर्यात वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। जो भी आपने वस्तु बना ली है, जो भी आपके उद्योग ने वस्तु बना ली है, उन वस्तुओं का निर्यात क्या करता है, वाणिज्य व्यापार को बढ़ाता है। और उससे जैसे हमारे ये जो भी निर्मित उत्पाद हैं वो अगर विदेश में जाएंगे तो विदेश से हमें पैसा मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगा। इससे हमारा क्या होगा, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा की प्राप्ति होती है। वे देश ही विकसित हैं जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान तैयार माल में विनिर्मित करते हैं। मतलब ये बोल रहे हैं कि वो देश विकसित हैं जिन देश में कच्चे माल का उपयोग उद्योग निर्माण में यूज करके हमारे या आप सभी लोगों के लिए यूज के लिए वो बनाए जाते हैं। भारत का विकास विविध व शीघ्र औद्योगिक विकास में निहित है। अब ये बात अपने देख लीजिए, है ना। अब देखिए, इसमें कृषि तथा उद्योग एक दूसरे से पृथक नहीं है। जी हाँ, ये एक दूसरे के पूरक है। आप कृषि से आप उद्योग को हटा सकते हैं नहीं भाई। कुछ मटेरियल जो आप देखेंगे, रॉ मटेरियल, वो आपके कृषि से आता है। पटसन देखिए, जूट देखिए, कपास देखिए, इन पर जो भी आप उद्योग देखे को देखिए, और कितने लोग काम कर रहे हैं। तो आप इसको देखेंगे, कृषि और आप उद्योग को एक दूसरे से अलग नहीं देख सकते। उदाहरण में आप देखेंगे, भारत में कृषि पर आधारित उद्योगों ने कृषि पैदावार बढ़ोतरी को प्रोत्साहित किया है। जो भी कृषि पर आधारित जो उद्योग हैं, उन्होंने भारत में जो कृषि है ना, उसकी पैदावार को बढ़ाया है, प्रोत्साहित किया है। वो कैसे, देखिए, ये उद्योग कच्चे माल के लिए कृषि पर निर्भर है। ये उद्योग जो कच्चे माल है ना, उसके लिए कृषि पर निर्भर है। तथा इनके द्वारा निर्मित उत्पाद, इनके द्वारा जो भी निर्मित उत्पाद हैं, जैसे सिंचाई के लिए पंप, उर्वरक, है ना, कीटनाशक दवाएं, प्लास्टिक पाइप, मशीनें, कृषि औजार आदि पर किसान निर्भर है। और इनसे उनको हेल्प भी मिल रही है। अगर हमें कहीं दूर से पानी लेके आना है, विचार करिए, में जैसे हमारा टेबल नीचे लगा हुआ है, मतलब जो जमीन का जो स्तर होता है ना, उससे मतलब निचले स्तर पर है, और हमारा खेत मान चलो ऊंचे स्तर पर, तो हम पानी कहां से लेके जाएं। तो क्या आप क्या करते हैं, आप बाजार से दौड़ते हुए जाएंगे, जो पाइप जो बिकते हैं ना, पाइप जो होते हैं किराए पर मिलते हैं, जिसे बोलते हैं पाइपलाइन, वो आप लेके आएंगे और अपना पानी अपने खेतों तक ले जाएंगे। तो क्या है ये, हमारी कृषि में की जो उत्पादकता है, सुगमता क्या हो रही है, बढ़ रही है। यही बात है। तो इसलिए विनिर्माण उद्योग के विकास तथा स्पर्धा से न केवल कृषि उत्पाद को बढ़ावा मिला है, अपितु उत्पादन प्रक्रिया भी सक्षम हुई है, मतलब उत्पादन भी बढ़ा है। आज वैश्वीकरण के युग में हमारे उद्योग को अधिक प्रतिस्पर्धी तथा सक्षम होने की आवश्यकता है। केवल आत्मनिर्भरता ही काफी नहीं है, हमारी वस्तुएं गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हो, तभी हम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। मतलब ये नहीं है कि हम वस्तु बना पा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं, हमारी कोई क्वालिटी ही नहीं है। भाई, अगर आपकी वस्तु में अगर क्वालिटी नहीं होगी, तो आपकी जो वस्तुएं जो आप बाजार में बेच रहे हैं ना, विदेश में ले जा रहे हैं, तो प्रतिस्पर्धा पर कैसे करेंगे बताओ। इसलिए हमें चीजें बनानी है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों चीज बना के रखनी है हमने। मतलब गुणवत्ता और उत्पादकता दोनों चीज बना के रखनी है हमें। मतलब प्रोडक्शन विद क्वालिटी अगर है आपका, तो आपको अंतरराष्ट्रीय बाजार में वो कंपटीशन करेगा, वो आपका बिकेगा भी। तो ये बात उन्होंने कह रखी है। अब देखिए, हम थोड़ा इसमें देखेंगे उद्योगों का वर्गीकरण। थोड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट चीज लिखी है, आप थोड़ा ध्यान से देखें। देखिए, रोजमर्रा के इस्तेमाल की विभिन्न औद्योगिक उत्पादों की सूची आप देखेंगे जो आप बनाएंगे, जैसे ट्रांजिस्टर, बिजली का बल्ब, वनस्पति तेल, है ना, सीमेंट, कांच का सामान, पेट्रोल, माचिस, स्कूटर वाहन, दवाइयां आदि। यह हमें विशेष मापदंडों के आधार पर विभिन्न उद्योगों का वर्गीकरण करते हैं, तो विनिर्माण को आसानी से समझ सकेंगे। उद्योगों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए कौन से, प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर आप देखेंगे, कृषि आधारित सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन, रेशम वस्त्र, रबर, चीनी, चाय, कॉफी, वनस्पति तेल उद्योग है। किस पर, कृषि पर आधारित है ये।
और खनिज पदार्थ देखेंगे, खनिज पदार्थ कौन कौन से हैं? लोहा तथा इस्पात, सीमेंट, एल्यूमिनियम, मशीन, औजार तथा पेट्रोल, पेट्रोल रसायन। ये उद्योग किस पर आधारित है? खनिज पर आधारित हैं। अब देखिए प्रमुख भूमिका के आधार पर, मतलब आधारभूत उद्योग, मतलब जिनके उत्पादन या कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं, जैसे लोहा इस्पात, है ना, लोहा इस्पात पर आप देखेंगे दूसरे उद्योग डिपेंड हैं। तांबा प्रकलन, एल्यूमिनियम प्रकलन, इस पर दूसरे उद्योग निर्भर हैं। तो ये हो गए हमारे आधारभूत उद्योग। तो आधारभूत हमारे उद्योग वो उद्योग हो गए जिन पर दूसरे उद्योग को हमारा बनाया हुआ उत्पाद रॉ मटेरियल के रूप में मिलता हो, जैसे लोहा इस्पात उद्योग। लोहा इस्पात उद्योग से आप देखेंगे लोहा इस्पात मिलता है, तो लोहा इस्पात का यूज करके आप देखेंगे कई बड़ी बड़ी मशीन बनाई जा रही हैं, उससे मशीनों के पुर्जे बनाए जा रहे हैं, यार्च यानी ब्रिज पुल बनाए जा रहे हैं, गेज बन रहे हैं, है ना, विभिन्न मशीन टूल्स बन रहे हैं हर। और आप देखेंगे आपकी जो कंक्रीट से आप छत बनाते हैं ना, जिस सरिया बोलते हैं, वो बन रहे हैं उससे। तो वो क्या करता है? ये दूसरे उद्योगों को एक आधार यानी बेस प्रदान करते हैं। उपभोक्ता उद्योग मतलब जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, मतलब जो उत्पादन उपभोक्ताओं के सीधे उपयोग हेतु करते हैं, जैसे चीनी, दंत मंजन, कागज, पंखे, सिलाई मशीन। अब देखिए इन्होंने, अब किसी मशीन ने, किसी कंपनी ने या किसी फैक्ट्री ने या किसी इंडस्ट्री ने एक पंखा बना दिया। अब पंखे का हम यूज किस लिए करेंगे? पंखे का यूज हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें गर्मी में उसे उसकी हवा लेनी है। तो ये हमारे हो गए उपभोक्ता उद्योग, मतलब जिसको, जिन चीजों को हम, जिन उद्योगों से जो बड़ी वस्तु है ना उसको हम सीधे उपभोग में ला सकें, वो हमारे हो गए उपभोक्ता उद्योग। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। पूंजी निवेश के आधार पर देखिए एक लघु उद्योग को परिसंपत्ति की एक इकाई पर अधिकतम निवेश मूल्य के परिप्रेक्ष्य में परिभाषित किया जाता है। एक लघु उद्योग है ना, यह निवेश सीमा समय के साथ परिवर्तित होती रहती है, अधिकतम स्वीकार्य निवेश के आधार पर की जाती है। यह निवेश मूल समय के साथ बदलता गया है। मतलब एक लघु उद्योग के बार, एक लघु उद्योग की बात की गई है, मतलब पहले लघु उद्योग मान चलो हमारा, मान चलो आज हमारी 2025 चल रही है ना, 2000 में हमारे लघु उद्योग मान चलो 50 करोड़ में बन जाते थे। अब वो लघु उद्योग में हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, वो हमारा 1 करोड़ का हो गया, तो क्या होगा? वो समय के अनुसार उसकी जो इन्वेस्टमेंट सीमा है वो बढ़ गई है। तो ये बात उन्होंने लिख दी और कुछ और कुछ नहीं लिखा। देखिए वर्तमान में अधिकतम निवेश 1 करोड़ रुपए तक स्वीकार है, वही लिखा है, इसमें कुछ नहीं। अब देखिए स्वामित्व के आधार पर, मतलब सार्वजनिक क्षेत्र में लगे सरकारी एजेंसियों द्वारा प्रबंधित तथा सरकार द्वारा संचालित उद्योग कौन कौन से हैं? स्वामित्व का मतलब हो गया वो उद्योग किसके स्वामित्व में है, मतलब उसका मालिक कौन है, वो बात की गई है। जैसे आप देखेंगे सरकारी उद्योगों में, देखिए जैसे भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड है ना, जिसे हम बोलते हैं भेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल, जो आपके सरकारी यानी सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग है। अब निजी क्षेत्र के उद्योग जिनका एक व्यक्ति के स्वामित्व में और उसके द्वारा संचालित अथवा लोगों के स्वामित्व में या उनके द्वारा संचालित है, जैसे टिस्को हो गया, बजाज ऑटो लिमिटेड हो गई, डाबर उद्योग हो गया, ये कैसे? ये निजी क्षेत्र के उद्योग है, प्राइवेट बोलते हैं हमने। संयुक्त उद्योग मतलब अब वैसे उद्योग जो राज्य सरकार और निजी क्षेत्र के संयुक्त प्रयास से चलाए जाते हैं, जिसमें राज्य सरकार का भी योगदान हो और निजी व्यक्ति का भी योगदान हो, जिसे हम बोलते हैं ऑयल इंडिया लिमिटेड। कैसा? हमारा संयुक्त उद्योग है। तो उद्योग की बात आपको समझ आ रही होगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप ये बताइए, क्या हम आपको समझा पा रहे हैं? क्यों जो हम आपको बता रहे हैं, क्या हम आपको वो समझा पा रहे हैं? क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? अगर समझ पा रहे हैं तो कमेंट कर दीजिए, है ना, और अपने दोस्तों को इसे शेयर कर दीजिए। देखिए सहकारी उद्योग जिनका स्वामित्व कच्चे माल की पूर्ति करने वाले उत्पादकों, श्रमिकों या दोनों के हाथों में होता है। जो कच्चे माल की जो आपूर्ति करते हैं उनके हाथों में या श्रमिकों के हाथों में, दोनों के हाथों में हो सकता है। और इनका जो लाभ होता है ना, लाभ यानी संसाधनों का कोष संयुक्त होता है तथा लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। मतलब ये लाभ हानि भी अपनी बांट लेते हैं, जिसका जैसा इन्वेस्टमेंट किया जिस व्यक्ति ने, उस व्यक्ति को वैसा ही लाभ मिल जाता है। महाराष्ट्र के चीनी उद्योग, केरल के नारियल पर आधारित उद्योग, ये हमारे कैसे सहकारी उद्योग है। कच्चे तथा तैयार माल की मात्रा भार के आधार पर आप देखेंगे भारी उद्योग जैसे लोहा तथा इस्पात आदि, ये हमारे भारी उद्योग हो गए। हल्के उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग कर हल्के तैयार माल का उत्पादन करते हैं, जैसे विद्युतीय उद्योग, ये हमारे हल्के उद्योग हो गए। ठीक है, तो ये रहा हमारा, है ना।
अब देखिए कृषि आधारित उद्योग, अब आप अनुमान करिए कि कृषि पर कौन कौन से उद्योग डिपेंड, आप बताइए। अच्छा, आपके यहाँ कौन सी कृषि होती है, और आप ये मानिए कि उस कृषि पर कोई उद्योग आपकी कृषि जो कर रहे हैं, क्या उससे कोई उद्योग चल पा रहा है? अगर चल पा रहा है तो आप कमेंट करिए। तो कृषि आधारित उद्योग मतलब सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि से प्राप्त कच्चे माल पर आधारित हैं। ठीक है। वस्त्र उद्योग मतलब भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व, क्योंकि इससे औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण और आत्मनिर्भर है। मतलब इसमें कच्चे माल का अधिक यूज होता है। देखिए हर व्यक्ति के पास कम से कम, मैं कम से कम बात कर रहा हूं, 5-6 जोड़ी तो कपड़े होंगे पहनने वाले और बिछाने वाले, और वैसे भी जो यूज करते हैं। तो किससे बनते हैं आपके? ये मटेरियल कहां से आता है? आपके कृषि से। ये मटेरियल जो आता है, कच्चा मटेरियल कहां से आता है? आपके कृषि से। वो कृषि से गया उद्योग में, प्रोसेसिंग हुई, फिर वो आपका अंतिम उत्पाद बना और फिर वो आप तक आया। ठीक है। सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा था, मतलब विद्युत के जो करघे थे वो चलने लगे थे। और औपनिवेशिक काल के दौरान हमारे परंपरागत उद्योगों को बहुत हानि हुई, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड के मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर पाए, इसलिए हमें कंपटीशन झेलनी पड़ी थी। अब थोड़ा ये डायग्राम थोड़ा देख लीजिए, है ना, क्योंकि साथ साथ हम आपको पता चलेंगे। देखिए रेशा उत्पादन, कच्चा रेशा, धुनाई कताई सूत, बुनाई कपड़ा, रंगाई व प्रसंस्करण, वस्त्र निर्माण, ये आपको हो गए वस्त्र, जिसे बोलते गारमेंट, है ना। पहला सफल सूती वस्त्र उद्योग 1854 में मुंबई में लगाया गया। आप इसे थोड़ा याद रख सकते हैं। यूरोप 2 विश्व युद्धों से जूझ रहा था तथा भारत इंग्लैंड के अधीन था। ऐसे में इंग्लैंड में कपड़े की मांग आपूर्ति हेतु तो भारतीय सूती वस्त्र उद्योग को प्रोत्साहन मिला था। तब हमारे भारतीय देश के जो भी उद्योग थे ना कपड़े वाले, उनको प्रोत्साहन मिला, वो हमारे देश से बाहर विदेश में भी जाने लगे थे। अब देखिए आरंभिक वर्षों में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादन क्षेत्रों तक ही सीमित थे। आरंभिक वर्षों में, है ना, जब उद्योग स्टार्ट हुए तब स्थापना हुई, तब की बात हो रही है। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, है ना, पत्तनों की समीपता, मतलब जहां पर बंदरगाह पास हो, श्रम, जहां पर मजदूर वगैरह हो, नमीयुक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट संबंध है। किसका? वस्त्र उद्योग का। और कृषकों, कपास चुनने वालों, गांठ बनाने वालों, कटाई करने वालों, रंगाई करने वालों और डिजाइन बनाने वालों, पैकेट बनाने वालों का और सिलाई करने वालों को यह जीविका प्रदान करता है, मतलब इनको रोजगार देता है। इस उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर तथा पैकेजिंग सामग्री और इंजीनियरिंग उद्योग की मांग बढ़ती है। फलस्वरूप इन उद्योगों का विकास होता है। भाई जब इनकी मांग बढ़ रही तो विकास तो होगा ही, क्यों भाई, बताइए आप लोग। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम, जरी, कसीदाकारी आदि में बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकृत है। मतलब अलग अलग जगह पर है, सेंट्रलाइज नहीं है, डिसेंट्रलाइज है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता। इसलिए बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युत करघों व मिलों में होता है। बुनाई कार्य कहां पर होता है? जो भी हाथ से जो भी चरखे चला जाते हुए, है ना, या जो विद्युत से वो जो करघे होते हैं वो चला जाते हो, या हाथ से करके चले जाते हैं वो, इनमें या फिर मिलों में, इनमें बुनाई का कार्य होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योग के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। जो भी हाथ से जो भी चीज बुनी जाती है ना, उनके बारे में बात हो रही है कि जो भी काम हाथ से बनने वाले होते हैं, तो जो भी काम करने वाले जो हाथ से काम करते हैं उनको क्या करता है? उनको बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता है। अब भाई किसी को घर बैठे बैठे अगर कोई काम मिल जाए और उसकी अच्छी भी इनकम हो, तो वो भाई वो बाहर, घर से बाहर जाकर के नौकरी क्यों करेगा, आप बताओ, है ना। पटसन उद्योग, भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान
अब आ रही है पटसन उद्योग की बात। किसी पटसन उद्योग, अब क्या होता है पटसन उद्योग, उसको जानेंगे। देखिए, हम जो भी चीज पढ़ रहे हैं, हमारा मेन मोटिव ये है कि बातों को थोड़ा ध्यान से सुनना और आपकी नजर यहां पर होना, साथ साथ जो हम पढ़ रहे हैं बोल रहे हैं वो सुनते जाना और आपकी नजर इस पर होते जाना, चलते जाना। तो यकीन मानिए कि आपके दिमाग में छपता जाएगा वो, है ना। अब इसमें कोई रोकड़ समझता है नहीं कि सर समझ में नहीं आ रहा, क्या समझ में नहीं आ रहा, हर चीज तो साफ लिखी हुई है, कोई डिफिकल्ट शब्द है हम उसको बता देते हैं। तो दोस्तों, तो अब हम आपसे यही उम्मीद रखेंगे कि अब तक हमारे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिए, और अब तक आपने हमारे इस वीडियो को दोस्तों में शेयर नहीं किया तो कर दीजिए, और इसको अपना लाइक कर दीजिए, और आपकी कोई भी क्वेंट, कोई भी रिक्वायर, कोई भी डाउट्स, कुछ भी हो कमेंट करिए आप, है ना। हम आपके लिए तत्पर तैयार हैं। तो आपकी अगर संख्या बढ़ती है, आपका कोई कमेंट्स आता है, आपका लाइक बढ़ता है, तो उससे हमें मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से काम करने के लिए तत्पर तैयार होते हैं, है ना। तो आप हमारी जो पढ़ाने की जो ईंधन है ना, ईंधन वो आप ही लोग हैं। चलिए, पटसन उद्योग। भारत पटसन व पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक है तथा बांग्लादेश के पश्चात दूसरा बड़ा निर्यातक भी है। ठीक है, ये उत्पादक भी है सबसे बड़ा, लेकिन बांग्लादेश के पश्चात दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है हमारा भारत देश पटसन के मामले में। तो उत्पादक में है, निर्यात में दूसरे नंबर पर है। ठीक है, वर्ष 2010-11 में भारत में लगभग 80 पटसन उद्योग थे। 2010-11 में इनमें अधिकांश पश्चिम बंगाल में हुगली नदी तट पर 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सक्रिय मेखला में स्थित है। अब देखिए, पहला पटसन उद्योग कहां पर था? पहला पटसन उद्योग कलकत्ता के निकट रिसरा में 1855 में लगाया गया। 1947 में देश के विभाजन के पश्चात पटसन मिलें तो भारत में रह गई, लेकिन 3/4 जूट उत्पादक क्षेत्र पूर्वी पाकिस्तान अर्थात बांग्लादेश में चला गया। जो हमारे देश में जब 1947 में जब विभाजन हुआ था ना, आपने इतिहास पढ़ा होगा, जब विभाजन हुआ तब हमारे देश में जो पटसन मिले थी ना, वो तो भारत में रह गई, लेकिन जहां पर पटसन पैदा होता था जिस जमीन पर, वो 3/4 भाग हमारे जो पूर्वी बांग्लादेश बोलते हैं, ये पूर्वी पाकिस्तान जैसे बांग्लादेश में, वहां चला गया। देख लीजिए आप लोग। हुगली नदी तट पर इनके स्थित होने के निम्न कारण है। क्या कारण है? देखिए, पटसन उत्पादक क्षेत्र की निकटता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेल व जल परिवहन का जाल, कच्चे माल का मिलों तक ले जाने में सहायक होना। ठीक है, कच्चे पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल चाहिए। वो कहां पर है? पश्चिम बंगाल में, हुगली नदी के तट पर, है ना। तो पटसन को संसाधित करने में प्रचुर जल पश्चिम बंगाल तथा सीमावर्ती राज्य उड़ीसा, बिहार में, बिहार में उत्तर प्रदेश से एक सस्ते श्रमिक उपलब्ध होना इसके लिए जरूरी है। कोलकाता का एक बड़े नगरीय केंद्र के रूप में बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के निर्यात के लिए, है ना, पत्तन की सुविधाएं, बंदरगाह की सुविधाएं प्रदान करना आदि सम्मिलित है यह हुगली नदी के तट पर। अब देखिए, तो आपके एक बात समझ में आ रही होगी भैया, क्या कि जहां भी उद्योग लगाए जाते हैं, अब ऐसा तो नहीं उद्योग मन चाहे वहां लगा दो, नहीं, उद्योग आपके कहां लगेंगे? जहां पर आयात, जो आपके क्या बोलते इसको, रोड, सड़क, वो हो, कैसी हो, चलायमान हो। आपके उद्योग वहां लगेंगे जहां पर सस्ता श्रम हो। आपके उद्योग वहां पर लगेंगे जहां पर पानी की उपलब्धता हो। आपके उद्योग वहां लगेंगे जहां पर आयात निर्यात सही ढंग से हो सके, कोई बाधा ना हो। तो आप वही तो उद्योग लगाएंगे, आप वही तो उद्योग लगाएंगे। तो वही बात उन्होंने की है। चीनी उद्योग, भारत का चीनी उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान है। विश्व में भारत देश का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है, लेकिन गुड़ व खाड़सारी के उत्पादन में इसका प्रथम स्थान है। आपने गुड़ देखा है? क्या आपने खाड़सारी देखी है? देखी है या नहीं देखिए? तो बताओ कैसी होती है, कमेंट करिए भाई। इसमें कुछ चीज मैं क्या कह रहा हूं, आप इसमें वो चीज पढ़ रहे हैं जो आपके जीवन में कनेक्ट हैं आपसे, पर आप उसको महसूस नहीं कर पा रहे या महसूस नहीं करते। आप उसको जोड़िए और इसको जी के पढ़िए, है ना। देखिए, इस उद्योग में प्रयुक्त कच्चा माल भारी होता है तथा ढुलाई में इसके सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। जो हमारे चीनी उद्योग है, इनका जो कच्चा माल है ना, कच्चा माल क्या है? गन्ना,
वो कैसा भारी होता है। जब इसकी ढुलाई होती है ना, तो ढुलाई करने से गन्ने की सुक्रोज की मात्रा घट जाती है। चीनी मिलें उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, है ना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश राज्यों में फैली है। चीनी मिलों का 60% उत्तर प्रदेश तथा बिहार में है। यह उद्योग मौसमी है, अतः सहकारी क्षेत्रों के लिए उपयुक्त है। क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों? ये थोड़ा आप इस पर विचार करिए। तो देखिए, यह सूती, ऊनी तथा रेशम वस्त्र उद्योग का वितरण आप देखिए। रेशम वस्त्र आप देखिए यहाँ पर ना, कोलोर, है ना, मैसूर, बेंगलुरु आप देख लीजिए, बेंगलुरु में आपका ऊनी वस्त्र भी है ना। अब सूती वस्त्र आपके चेन्नई में भी है, मदुरई में, है ना, कोयम्बटूर। आप देखिए, जो आपका कंप्यूटर कहाँ पर है, आपके तमिलनाडु में है। तो देखिए, मैंने आपसे पहले ये कहा था, देखो भैया, अगर आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आप कोई भी विषय पढ़ रहे हैं, अगर आपको सही समझ रखनी है ना, तो आपको एक एटलस चाहिए। यू हैव टू ए नीड्स एटलस, मतलब आपको एटलस की होनी चाहिए आपके पास। मैंने देखो आपको बताया था, मैं थोड़ा आपको ये बता दूं कि अगर आपने, जैसे आप तैयारी कर रहे हैं यूपीएससी की, तो आपको ये ग्लोब चाहिए। ग्लोब आपकी टेबल पर क्यों होना चाहिए पता है? ग्लोब आपकी टेबल पर अगर रहेगा ना, तो आपका दिमाग, आपका ध्यान कहीं इधर से उधर भटकता ना, आपकी निगाह कहीं यहाँ पड़ रही है, कहीं वहाँ पड़ रही है, आपका दिमाग कहीं यहाँ जा रहा है, कहीं वहाँ जा रहा है, आप कहीं भटक रहे हैं, तो आप इस पर कहीं नहीं देखा, आप अपना ग्लोब देखेंगे, यूँ करें भाई, कुछ तो देख रहे हो, आपकी निगाह किसी पर तो पड़ रही है, तो आपके दिमाग को केंद्रित करता है। और आपके दीवार पर जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पर आपका मैप होना चाहिए, एटलस। जब भी आपकी क्लास चले या कोई भी लेक्चर आप देख रहे हैं, तो आपकी निगाह एक नज़र किस पर जानी चाहिए? मैप पर। हाँ, ये कोयम्बटूर किस राज्य में है, हाँ ये मध्य प्रदेश कहाँ पर है, नदी कौन सी नदी कहाँ से निकल रही है। अगर आपकी निगाह इसके साथ चलेगी ना, तो विश्वास कीजिए कि आपको ज्योग्राफी बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी, बिल्कुल कठिन नहीं लगेगी। तो अब क्या चाहिए? एक एड्रेस चाहिए। अब देखिए, बेलगावी, है ना, जब आप कहाँ पर आपका बेलगावी? कर्नाटक में, है ना। पुणे कहाँ पर आपका? महाराष्ट्र में। मुंबई कहाँ है? महाराष्ट्र, यहाँ पे महाराष्ट्र में। तो ये कहाँ पर? ये क्या है? ये आपका सूती वस्त्र उद्योग है यहाँ पर। औरंगाबाद, है ना, जलगांव, वर्धा। आप इसी तरह आप और भी देख लीजिए, क्योंकि देखो, कुछ थोड़ा बहुत काम आप भी करेंगे तो आप थोड़ा अपना दिमाग लगाएंगे तो चीज़ जल्दी सीखेंगे। तो देखिए, आप थोड़ा इसका अगर चाहो तो इसकी शॉट आप ले सकते हैं, इसका, है ना, इसकी शॉट आप इसका ले सकते हैं, ठीक है। और हमें मानना है कि आपने इसकी शॉट ले लिया होगा, और आप इसका भी ले सकते हैं, है ना। चलते हैं अब आगे। देखिए, पिछले कुछ वर्षों से इन मिलों की संख्या दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। इसका मुख्य कारण यहाँ के गन्ने में अधिक सुक्रोज की मात्रा है। क्या है? अधिक सुक्रोज की मात्रा है गन्ने में। किसमें? आपके महाराष्ट्र में। और क्या बात है इसमें? अपेक्षाकृत ठंडी जलवायु भी है, जो गुणकारी होती है गन्ने के लिए। इसका तरफ क्या है इसमें? इन राज्यों में सहकारी समितियां भी सफल रही हैं, इसलिए यहाँ पर पिछले कुछ वर्षों में इनमें मिलों की संख्या अधिक मात्रा में देखी जा रही है, आपके दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र की बात हो रही है। खनिज आधारित उद्योग, वे उद्योग जो खनिज व धातुओं को कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, खनिज आधारित उद्योग कहलाते हैं। क्या आप इसे वर्ग में आने वाले कुछ उद्योगों का नाम बता सकते हैं? इस वर्ग में कौन कौन से उद्योग आते हैं, बताइए। लोहा तथा इस्पात उद्योग। तो दोस्तों, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं और आपकी ध्यान कहीं और भाग रहा हो। हम यहाँ पढ़ा रहे हैं, आप सोच रहे हो, आपका विचार होगा, हाँ हम उसके साथ मिल रहे थे, हम ये खा रहे थे, वो कर रहे थे, कहीं आपका ध्यान ऐसा ना चले। इसलिए आप अपने पास अपना मैप लगा कर रखेंगे, अपनी क्लास अपने सामने रखेंगे, और आपकी निगाह आपकी मैप पर होगी, और आप लोग, आपकी कलम आपके हाथ में होगी। आपको जो भी इंपॉर्टेंट शब्द लगे ना, आप उसे नोट कर लीजिए। बस पढ़ने का आप यही तरीका होता है। और आपको ये पूरी बुक थोड़ी नहीं नोट करनी, आपको ये पूरी बुक नोट नहीं करनी, समझ रहे हो ना आप लोग। तो आपको क्या करना है, जो आपको इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ लगे ना, आप उसे नोट कर सकते हैं। देखिए, लोहा तथा इस्पात उद्योग। लोह तथा इस्पात उद्योग एक आधारभूत उद्योग है, क्योंकि अन्य सभी भारी, हल्के और मध्यम उद्योग इनसे बनी मशीनरी पर निर्भर हैं। विविध प्रकार के इंजीनियरिंग सामान, निर्माण सामग्री, रक्षा चिकित्सा, है ना, इसी में आप देखेंगे।
रक्षा, चिकित्सा, टेलीफोन, वैज्ञानिक उपकरण और विभिन्न प्रकार की उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण के लिए इस्पात की आवश्यकता होती है ना, जिनका यूज उपभोक्ता करते हैं, हम आप सभी लोग करते हैं। इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश का विकास का पैमाना माना जाता है। मतलब जिस देश में इस्पात का उत्पादन हो रहा है उसका निर्यात हो रहा है, उसका खपत हो रहा है, तो मानिए वो देश विकसित है। तो इस्पात के उत्पादन तथा खपत को प्राय एक देश के विकास का पैमाना माना जाता है। लोहा तथा इस्पात एक भारी उद्योग है, क्योंकि इसमें प्रयुक्त कच्चा माल तथा तैयार माल दोनों ही भारी और स्थूल होते हैं। कैसे? दोनों भारी और स्थूल होते हैं, और इसके लिए अधिक परिवहन लागत की आवश्यकता होती है। अब देखिए ना, एक लंबा सा ट्रक होगा और छोटी सी जगह में लोह इस्पात रखा होगा, तो क्या होगा? वो हैवी होता है, भारी होता है ना, इसलिए इसकी परिवहन लागत अधिक होती है। इस उद्देश्य के लिए लोहा अयस्क, कोकिंग कोल तथा चूना पत्थर का अनुपात लगभग कितना होता है? 4:2:1 का होता है। किसका? लोहा अयस्क 4 में, कोकिंग 2 में, जिसे हम बोलते हैं कोकिंग कोल, और चूना 1 में इसका यूज होता है। इस्पात को कठोर बनाने के लिए इसमें मैंगनीज की कुछ मात्रा की भी आवश्यकता होती है, जिससे इस्पात को कठोर बनाया जाता है। इस्पात उद्योग की आदर्श स्थापना कहाँ होनी चाहिए? आप विचार करिए, ये इस्पात उद्योग कहाँ होने चाहिए? क्या इससे हम किसी गांव की बस्ती बसा दें? क्या किसी शहर के बीच बीच बसा दें? बताइए। इससे पोल्यूशन बहुत होता है। अब इससे जो भी जल निकलेगा ना, पानी, वो प्रदूषित होगा। कहाँ लेके जाओगे? क्या आप ऐसे यमुना में छोड़ दोगे? क्या गंगा में छोड़ दोगे? क्या किसी और नदी में छोड़ दोगे? बताइए। तो बताइए हम कहाँ लगा सकते हैं इसको? यह याद रहे कि इससे निर्मित माल को बाजार तथा उपभोक्ताओं तक पहुंचाने के लिए भी सक्षम परिवहन की आवश्यकता है ना। भारत में छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोह तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। कहां पर? आपके छोटा नागपुर में के पठारी क्षेत्र में अधिकांश लोह तथा इस्पात उद्योग संकेंद्रित हैं। इस प्रदेश में देखेंगे उद्योग के विकास के लिए अधिक अनुकूल सापेक्षिक परिस्थितियां हैं। ठीक है, इनमें लोहा अयस्क की कम लागत, उच्च कोटि के कच्चे माल की निकटता, सस्ते श्रमिक, स्थानीय बाजार में इनके मांग की विशाल संभाव्यता सम्मिलित है यहां पर, इसलिए यहां पर ये। अब हम बताएंगे एल्यूमिनियम प्रगलन। इसको बताने से पहले आप देखेंगे कि हमारे जो पीछे रहेगा उसको थोड़ा देख लेते हैं। जो हमारा पीछे बचा है थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं। देखिए, इस्पात निर्माण प्रक्रिया। अब इस्पात कैसे बनता है? देखिए, कच्चे माल का कारखानों को तक परिवहन जाएगा, मतलब कच्चे माल को हम कारखाने के तक लेके जाएंगे। किसके माध्यम से? परिवहन के माध्यम से। अब देखिए, अब देते हैं हम झोंकदार भट्टी। देखिए, लोह अयस्क का गलाया जाना इसमें यूज होता है ना, लोह अयस्क को इसमें गलाते हैं, तो लोह अयस्क का गलाया जाना। चूना पत्थर एक सहायक खनिज है जो इसमें लोहे को गलाने के लिए यूज करते हैं। जो इसमें मिलाया जाता है, धातु का मैल हटाया जाता है। अयस्क को गर्म करने के लिए कोक का ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया था। कोक मतलब कोयला है ना, कोक कोयला हुआ ना, या कुछ और हुआ? बताइए, कुछ और हुआ तो बताइए क्या हुआ? ढलवा लोहा आप देखेंगे, तरल पदार्थ को सांचे में ढाला जाता है जिससे ढलवा लोहा तैयार होता है। तो देखिए, हम गए कच्चे माल को कारखाने तक लेकर गए, वहां पर झोंकदार भट्टी हमने इसको लोहे को डाल दिया, उसमें हम चूना पत्थर डाल दिया और हमने इसमें कोल डाल दिया, कोल है ना। अब हमारा एक तरल पदार्थ बना और तरल पदार्थ को हमने सांचे में डाल दिया, जो सांचे में डाल दिया जिससे क्या बना? ढलवा लोहा तैयार हो गया। अब हम क्या करते हैं? अब हम इस ढलवा लोहे से बनाएंगे इस्पात। क्या? इस्पात, स्टील्स। देखिए, इस्पात आप देखेंगे, ढलवा लोहों को पुनः गलाकर ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाकर तथा मैग्नीज, निकिल और क्रोमियम मिलाकर शुद्ध किया जाता है, और फिर धातु को आकार देना, रोलिंग, प्रेसिंग, ढलाई और गढ़ाई करना, फिर आपको इसका क्या करते हैं? हमारी इस्पात बन जाती है। अब देखिए, थोड़ा मैप देख लेंगे ना, तो देखिए कितनी बार आपके आंखों से गुजर गया है। अगर आपने मैप को अपने पास रखा होगा ना, तो यकीन मान रहा हूं, विश्वास कर रहा हूं मैं कि आपको ये आपकी नजरों में छप गया होगा, अगर आप सही कर रहे होंगे तो। देखो, विशाखापट्टनम कहाँ पर? आपके आंध्र प्रदेश में। भिलाई कहाँ पर? आपके छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ पर? आपके उड़ीसा में। आपका जमशेदपुर कहाँ पर है? आपके झारखंड में। बोकारो कहाँ है? झारखंड में, है ना। बर्नपुर कहाँ है? आप बताइए। पश्चिम बंगाल में। दुर्गापुर कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। भाई ये तो आपको रट गए होंगे ना। अब देखिए, आपका विजयनगर कहाँ पर है? आपके
ये कर्नाटक में, भद्रावती कहाँ है, कर्नाटक में, सेलम कहाँ है, तमिलनाडु में। तो क्या आप ये रट गए होंगे, तो ये क्या आपके लौह और इस्पात संयंत्र हैं ये जो हमने आपको बताए थे। तो भाई देखो, अगर सही से पढ़ना है ना तरीके से, और आपको अपने पढ़ाई में सुविधा हो, तो आप अपनी सुविधा के अनुसार, और हम आपको आपकी सुविधा के अनुसार हम बता रहे हैं कि आप अपने पास मैप रख के रखिए, मैप लगा के पढ़िए। अब देखिए, नालको प्रागलक में पट्टी लेफ मिल है ना, देखिए आप, अब जो आपने आपने देखा होगा कि इसको ट्रक में लाद करके ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ये भारी होता है बहुत, ये इस्पात है ये, ठीक है। देखो लोग इस पे कम कर रहे हैं मशीनों में, है ना, देख सकते हैं आप लोग। तो ये बात है भैया, है ना। अब देखो एल्यूमिनियम प्रगलन, भारत में एल्यूमिनियम प्रगलन दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु शोधन उद्योग है, लौह अयस्क के बाद, है ना। अब देखेंगे, ये हल्का जंग अवरोधी ऊष्मा का सुचालक, लचीला तथा अन्य धातुओं के मिश्रण से अधिक कठोर बनाया जा सकता है। हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कई उद्योगों में इसका महत्व इस्पात, तावा, जस्ता, शीशे के विकल्प के रूप में प्रयुक्त होने से बड़ा है। देश के एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र ओडिशा में, पश्चिम बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र व तमिलनाडु राज्यों में स्थित हैं, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे इसको, या आप इसको देख पा रहे होंगे जो हमने आपको बताया है। तो आपको सेशन समझ में आ रहा है? अगर आपको सेशन समझ में आ रहा हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब करें, ठीक है। अब देखिए, प्रगालकों में बॉक्साइट का, है ना, कच्चे पदार्थ के रूप में जो भारी, जो गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, इसे हम बोलते हैं प्रगालक। तो बॉक्साइट का, है ना, प्रगालकों में बॉक्साइट का कच्चे माल पदार्थ के रूप में, जो बॉक्साइट जो होता है इसका रंग कैसा है, देखिए वो भारी होता है, गहरे लाल रंग का होता है, जो चट्टान जैसा दिखाई देता है, इसका भी यूज करते हैं। ये क्या हमारा, ये बॉक्साइट है। प्रयोग किया जाता है, जो प्रभा चार्ट चित्र में आपको दिखा दिया है कि एल्यूमिनियम निर्माण प्रक्रिया दर्शाता है। इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं, नियमित ऊर्जा की पूर्ति तथा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता, ठीक है। देख लीजिए आप लोग, और हम थोड़ा आपको ये बता दें जो रह रहा है यहाँ पे, देखिए एल्यूमिनियम तथा अयस्क का अनुपात, तो देखिए 4 से 6 टन हमें बॉक्साइट, तो इसमें देखेंगे आप, इसमें 2 टन एल्यूमिना, तो इसमें बनेगा 1 टन एल्यूमिनियम, ठीक है। अब देखेंगे, अब बॉक्साइट कच्चा माल बॉक्साइट खरीद से मिलता है, परिवहन द्वारा आप देखेंगे रेल या समुद्री जहाज के माध्यम से ये गया यहाँ पर। एल्यूमिना बॉक्साइट दहलन और एल्यूमिनियम घुलन, एल्यूमिनियम शोधनशाला में, है ना, शोधशाला होती है ना वहाँ पर, इसका प्रगालक स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचना, शोधशाला से कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक का, देखेंगे आप लोग, कोयला खान से पिच, है ना, एल्यूमिनियम प्रगालक, है ना। तो देखिए एल्यूमिनियम प्रगालक में आप देखेंगे क्रियोलाइट, एक पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है, ये है एल्यूमिनियम प्रगालक। एक आप देखेंगे विद्युत, जिसमें देखेंगे 18,600 किलोवाट प्रति टन आवश्यक है अयस्क, है ना, आप देख सकते हैं। तो ये तो आप देखेंगे, है ना। अब देखिए रसायन उद्योग, केमिकल इंडस्ट्रीज, है ना, केमिकल्स इंडस्ट्रीज, देखिए आप लोग, भारत में रसायन उद्योग तेजी से विकसित हो रहा है तथा फैल रहा है। आप देखेंगे भारत में जो रसायन उद्योग है तेजी से फैल रहा है और बढ़ रहा है। इसकी भागीदारी सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 3% है। कितनी? 3%। जीडीपी योगदान कितना इसका? 3%। यह उद्योग एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, किसका? एशिया का तीसरा सबसे बड़ा, और विश्व का ये आप देखेंगे 12वें स्थान पर है, ठीक है, रसायन उद्योग भारत का। इसमें लघु तथा बृहद दोनों प्रकार की विनिर्माण इकाइयां सम्मिलित हैं, लघु उद्योग और बड़े उद्योग। अकार्बनिक और कार्बनिक दोनों क्षेत्रों में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अब देखिए अकार्बनिक रसायन, देखिए अकार्बनिक रसायनों में सल्फ्यूरिक अम्ल हो गया, उर्वरक, कृत्रिम वस्त्र, प्लास्टिक, गोंद, रंग रोगन, डाई आदि के निर्माण में प्रयुक्त है। ये नाइट्रिक अम्ल, क्षार, सोडा, एस, कांच, साबुन, शोधक या अपमार्जक, कागज में प्रयुक्त होने वाले रसायन है ये, तथा कास्टिक सोडा आदि शामिल है, जो कैसे अकार्बनिक रसायनों में आते हैं। इन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है ना। क्या आप बता सकते हैं कि ऐसा क्यों? क्या आप इनको कैसे यूज करते हैं, बताइए।
कार्बनिक रसायन में आप देखेंगे कि पेट्रो रसायन शामिल है, जो कृत्रिम वस्त्र, कृत्रिम रबर, प्लास्टिक, रंजक पदार्थ, दवाइयाँ, औषध रसायनों के बनाने में प्रयोग किए जाते हैं। ये उद्योग तेल शोधनशालाओं या पेट्रो रसायन संयंत्रों के समीप स्थापित हैं। ठीक है। रसायन उद्योग अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है। आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया द्वारा अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं ये? एक आधारभूत रसायन एक प्रक्रिया है जो अन्य रसायन उत्पन्न करते हैं, जिनका उपयोग औद्योगिक अनुप्रयोग, कृषि, उपभोक्ता बाजारों के लिए किया जाता है। ऐसे उत्पादों की एक सूची बनाइए आप लोग। ये हमारा होगा केमिकल इंडस्ट्री। अब देखिए हम उर्वरक उद्योग, जो हम डीएपी है ना, एनपीके वगैरह यूज करते हैं अपने खेतों में, है ना, कीटनाशक वगैरह। देखिए उर्वरक उद्योग, उर्वरक उद्योग नाइट्रोजनी उर्वरक है, जो मुख्यतः यूरिया में देखने को मिलता है, नाइट्रोजन, है ना। तो आप ये बताइए आपके यूरिया में कितना % नाइट्रोजन होता है? आप कमेंट करिए। आप अपने खेतों में जो किसान लोग होंगे या किसान के जो बेटे होंगे या किसान लोग जो देख रहे होंगे, आप ये बताइए अपने जो खेतों में आप यूरिया डालते हैं ना, उसमें यूरिया में जो नाइट्रोजन होता है वो कितना % होता है? बताइए आप लोग। फास्फेटिक उर्वरक डीएपी तथा अमोनिया। और आप ये बताइए, आप डीएपी जो अपने खेतों में लगाते हैं खाद, डीएपी खाद, इसमें कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं, है ना, बताइए। और आपको वो खेती या कृषि में जो आप लगाते हैं वो उसमें कौन से पोषक तत्व प्रदान करते हैं और वो कैसे हमारी फसलों को जो उत्पादकता है वो बढ़ाते हैं, तो इस पर आप थोड़ा रिसर्च करिए। तथा अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक, जिसमें 3 मुख्य पोषक उर्वरक, देखिए नाइट्रोजन, फास्फेट व पोटाश शामिल हैं, के उत्पादन क्षेत्रों के इर्द गिर्द केंद्रित हैं। तीसरा अर्थात पोटाश पूर्णतः आयात किया जाता है। पोटाश कहाँ होता है? पोटाश भारत में नहीं होता। पोटाश को पूर्ण रूप से आयात करते हैं, क्योंकि हमारे देश में वाणिज्यिक रूप से या किसी भी रूप में प्रयुक्त होने वाला पोटाश या पोटासियम अयोग्य के भंडार नहीं है, इसलिए हमको बाहर से मंगाना पड़ता है। तो आई होप आपको सारी चीज़ समझ आ रही होंगी। क्यों? आप समझ पा रहे होंगे ना क्या हम कहना चाह रहे हैं, और आप लोग क्या समझ रहे हैं, आप समझ गए होंगे। और आप देखिए इसमें हरित क्रांति के पश्चात, आप देखेंगे हरित क्रांति के पश्चात यह उद्योग देश के अन्य अनेक भागों में भी फैल गया। उर्वरक उद्योग गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, पंजाब, केरल राज्य कुल उर्वरक उत्पादक का लगभग 50% उत्पादन करते हैं। कितना? 50%। अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र, असम, पश्चिम बंगाल, गोवा, दिल्ली, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। ये क्या है? यहाँ पर क्या है? उर्वरक उद्योग है। अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट का हम कहाँ यूज करते हैं बताइए? आप सीमेंट का कहाँ यूज करते हैं? अरे आप अपने लिए रहने के लिए एक मकान बनाते हैं, या आप कोई बिल्डिंग बनते हुए देखते हैं, है ना, कोई ब्रिज वगैरह बन रहा हो, कोई ऐसा काम हो रहा हो जहां पर उद्योग में आप इसका क्या बोलते हैं, सीमेंट का यूज करते हैं। तो भाई हम जिन जिन चीज़ों का हमें यूज कर रहे हैं थोड़ा बहुत तो हमें उनके बारे में पता होना चाहिए ना, तो वही तो हम पता कर रहे हैं। देखिए सीमेंट उद्योग निर्माण कार्यों जैसे घर, कारखाने, पुल, सड़कें, हवाई अड्डा, बांध, अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों के निर्माण में सीमेंट आवश्यक है। क्या है ये? सही बात है? बताइए, आप बताइए। इस उद्योग को भारी व स्थूल कच्चे माल जैसे चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। अब ये सीमेंट बनता कैसे? सीमेंट बनता है ऐसे भैया कि इसमें जो कच्चा जो माल है ना वो क्या है? चूना पत्थर, सिलिका, जिप्सम, इससे हमारा ये सीमेंट बनता है। रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा भी आवश्यक है। अब देखिए इस उद्योग की इकाइयां गुजरात में लगाई गई हैं। कहाँ पर? गुजरात में। तो गुजरात में उद्योग है ये बड़ी मात्रा में, क्योंकि यहाँ से ऐसे खाड़ी के देशों के बाजार की उपलब्धता है। मतलब यहाँ पर जो खाड़ी के देश है ना, उन देशों में इसको बेचा जा सकता है। अब देखिए मोटर गाड़ी उद्योग। क्या? मोटर गाड़ी उद्योग, जो आप घूमते हैं, है ना, आप ये बोलते हैं क्या कि हमें वो चाहिए, हमको शादी में गाड़ी चाहिए, 4 व्हीलर चाहिए हमको, मतलब 4 व्हीलर से कम शादी नहीं करेंगे। तो भैया ये बनते कहाँ हैं ये? हाँ, हमको ये चाहिए, हमको वो गाड़ी चाहिए, हमको फॉर्चूनर चाहिए, है ना, हमको इसमें घूमना है, हमारे लिए पर्सनल बाइक होनी चाहिए। ये बनते कहाँ पर हैं ये? मोटर गाड़ी उद्योग में। देखिए मोटर गाड़ी यात्रियों तथा सामान के तीव्र परिवहन के साधन है।
भारत में विभिन्न केंद्रों पर ट्रक, बसें, कारें, मोटरसाइकिल, स्कूटर, तिपहिया तथा बहुउपयोगी वाहन निर्मित किए जाते हैं। ठीक है। उदारीकरण के पश्चात नए और आधुनिक मॉडल के वाहनों का बाजार तथा वाहनों की मांग बढ़ी है, जिससे इस उद्योग में विशेषकर कार, दोपहिया, तिपहिया वाहनों में अपार वृद्धि हुई है। देखेंगे आज एक वाहन की वृद्धि हुई है, क्या देखेंगे, जिसकी अतिमात्रा में देखेंगे, जिसे हम बोलते टिर्री, है ना, टिर्री बोलते हैं ना, एक बैटरी चलती है वो, तो उसमें लगभग 3-4 सवारी बैठ जाती है, 4-5 बैठा लेते हैं वो, तो है ना, और ले जाते हैं वो, तो उसमें कोई खर्चा ही नहीं है, बस बैटरी चार्ज करनी है। अब देखिए कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है उससे, कितने लोग उससे रोजी रोटी कमा रहे हैं, और एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं, एनवायरमेंट में पोल्यूशन भी नहीं, बैटरी बनाने वाली कंपनी चल रही है, बैटरी बनाने वाली कंपनी में काम करने वाले भी रोजगार ले रहे हैं, और उसको जो भी कंपनी बना रही है, जो भी फैक्ट्री बना रही है, उनके लोगों को भी रोजगार मिल रहा है, और एनवायरमेंट भी सेफ है, रोजगार भी मिल रहा है, इकोनॉमी बढ़ रही है, रोज और उसको जो यूज कर रहे हैं वो भी पैसा कमा रहे हैं। गजब का दिमाग, गजब की टेक्नोलॉजी। अरे यही तो पढ़ना है, यही तो पढ़ना है। देखिए तो यह उद्योग दिल्ली, गुड़गांव, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर तथा बेंगलुरु के आसपास स्थित हैं। अब आप बताइए कि इनमें से जो भी शहर है वो आपके पास कौन सा है, बताइए, कमेंट करिए। चलिए आगे देखते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग। देखिए इलेक्ट्रॉनिक उद्योग के अंतर्गत आने वाले उत्पादों में ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविजन, टेलीफोन, सेल्युलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार उद्योग के लिए उपयोगी अनेक अन्य उपकरण तक बनाए जाते हैं। तो आपने ये देखा ना, ये जहां पर केबल बनती हैं, आपने ये देखा जहाँ केबल बनती हैं, जो तार जो देखते हैं ना आप, जो इलेक्ट्रिक सप्लाई जो आप अपने घर तक लेके आते हैं तारों के माध्यम से, वो केबल के माध्यम से लेके आते हैं, उसमें तार होती है अंदर उसमें, तो आपने बनते हुए देखी है भाई? मैंने तो खूब देखी है, मैं तो इन इंडस्ट्री में गया भी हूँ, किताबों में पढ़ा है हमने इसके बारे में, है ना। तो आप देखेंगे बेंगलुरु भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में उभरा है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता तथा लखनऊ है। इस उद्योग का सर्वाधिक उत्सव केंद्र बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। यह भी अत्यंत रोचक है कि भारत में सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के सफल होने का कारण हार्डवेयर व सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास है। देखो आपका ये औद्योगिक प्रदूषण हो गया, पर्यावरण निम्नीकरण हो गया, है ना। आपके जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स आप देखेंगे ना, SCL रूपनगर में केबल निर्माण कंपनी है, पश्चिम बंगाल में ये फैक्ट्री है, और आपकी जो भी केबल निर्माण हो रहा है ना, इलेक्ट्रॉनिक्स जो सारी चीज़ें हैं, ये सब कहाँ पढ़ते हैं आप? क्लास 10, उसको क्या बोलते हैं, क्लास 12 की जब फिजिक्स पढ़ते हैं, है ना, या आपको इंजीनियरिंग कर रहे हैं, जैसे मैंने इंजीनियरिंग की है ना, तो मैं उसमें बता दूंगा आपको, तो ये चीज़ आपको पढ़ने को मिलती है ना। तो देखो ये ऐसी चीज है जो इसमें आप जो कोई भी कोर्स कर रहे हैं आपको पढ़ने को मिलती है। तो औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण आप देखेंगे। देखिए यद्यपि उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्या है ये? उद्योगों की भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका किसकी? औद्योगिक प्रदूषण तथा पर्यावरण निम्नीकरण की बात हो रही है यहाँ पर। देखिए तथापि इसके द्वारा बढ़ते भूमि, वायु, जल तथा पर्यावरण प्रदूषण को भी नकारा नहीं जा सकता। मतलब इनसे क्या हो रहा है? इनसे भूमि प्रदूषण बढ़ रहा है, इनसे वायु प्रदूषण बढ़ रहा है, इनसे जल प्रदूषण, ये पर्यावरण को प्रदूषण में बढ़ा रहे हैं। देख लीजिए उद्योग 4 प्रकार के प्रदूषण के लिए उत्तरदायी हैं। वायु, जल, भूमि, ध्वनि प्रदूषण करने वाले उद्योगों में ताप विद्युत गृह भी सम्मिलित हैं। आप देखेंगे वायु प्रदूषण, आप देखेंगे अधिक अनुपात में अनचाही गैसों की उपस्थिति, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड आप देखेंगे, या कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ये अनचाही गैसें हैं, मतलब हमें इनकी कोई डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आपके उद्योगों से निकल रही हैं और ये वायु का प्रदूषण बढ़ा रही है, जिससे हमारे स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है ना। तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु प्रदूषण का कारण है। ये वायु में निलंबित कणनुमा पदार्थों में ठोस व द्रव्य दोनों ही प्रकार के कण होते हैं, जैसे धूल, स्प्रे, कुहासा तथा धुआं। रसायन व कागज उद्योग, ईंटों के भट्टे, तेल शोधनशालाएं, प्रगलन उद्योग, जीवाश्म ईंधन दहन तथा छोटे बड़े कारखाने
प्रदूषण के नियमों का उल्लंघन करते हुए धुआं निष्कासित करते हैं। ये क्या करते हैं? ये धुआं निष्कासित करते हैं और ये धुआं आपके एनवायरमेंट में जाता है। आप जो भी सांस लेते हैं आपके सांस के अंदर, आपके सांस के द्वारा आपके अंदर जाता है। आपके अंदर की जो भी गतिविधियां हैं शारीरिक, उनको क्या करता है? डिसबैलेंस करता है। आज के तौर पर आप देखेंगे लोगों में श्वास संबंधी बीमारी देखेंगे, बीपी हाई वाली बीमारी देखेंगे, कोलेस्ट्रॉल है ना देखेंगे, या हार्ट अटैक वाली बीमारी देखेंगे। ये क्यों बढ़ रही है बाबू? ये बढ़ इसलिए रही है क्योंकि आज का एनवायरनमेंट है ना, वो नेचुरल के विपरीत होता जा रहा है। जो हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा, जो हमें चाहिए नहीं वो जबरदस्ती हमारे अंदर जा रहा है। क्या करेगा वो? भाई जिसकी हम जरूरत नहीं है तो क्या करेगा? वो गड़बड़ कर रहा है। और वही है, आप देख लीजिए है ना, कि एक ऐसा व्यक्ति हो, मतलब जो थोड़ा आतंकी टाइप का हो। अब उसकी हमें देश में जरूरत है नहीं है। अब भैया वो अगर देश में आ भी जाता है ना, तो क्या करेगा? वो अपना आतंकी रूप दिखाएगा। वही बात है, वही आपका ये पोल्यूशन आपके साथ कर रहा है ना। आप देखेंगे कि जहरीली गैसों का रिसाव बहुत भयानक तथा दूरगामी प्रभाव वाला हो सकता है। जो भी जहरीली गैसें हैं, है ना। क्या आप भोपाल गैस त्रासदी के विषय में जानते हैं? वायु प्रदूषण मानव स्वास्थ्य, पशुओं, पौधों, इमारतों तथा पूरे पर्यावरण पर दुष्प्रभाव डालते हैं। क्या? वायु प्रदूषण। अब हम देखेंगे जल प्रदूषण। देखिए, उद्योगों द्वारा कार्बनिक तथा अकार्बनिक अपशिष्ट पदार्थों के नदी में छोड़ने से जल प्रदूषण फैलता है। जो भी कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, अगर उसको हम नदियों में छोड़ देंगे ना, तो क्या होगा? जल प्रदूषण फैलता है। जल प्रदूषण के प्रमुख कारक कागज, लुगदी, रसायन, वस्त्र तथा रंगाई उद्योग, तेल शोधन शालाएं, चमड़ा उद्योग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग उद्योग हैं, जो रंग अपमार्जक, अम्ल, लवण तथा भारी धातुओं जैसे सीसा, पारा, कीटनाशक, उर्वरक, कार्बन, प्लास्टिक और रबर सहित कृत्रिम रसायन आदि जल में बाहित करते हैं। भारत के मुख्य अपशिष्ट पदार्थों में फ्लाई एश, फॉस्फोर, जिप्सम तथा लोह इस्पात की अशुद्धियां इसमें मिली हैं, है ना। अब देखिए तापीय प्रदूषण। जब कारखानों तथा ताप घरों से गर्म जल को बिना ठंडा किए ही नदियों तथा तालाबों में छोड़ दिया जाता है, तो जल में तापीय प्रदूषण होता है। ठीक है। जलीय जीवन पर इसका क्या प्रभाव होगा, आप बताइए। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों का अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र का उत्पादक कारखानों से कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। कैसी? जो भी आप देखेंगे कि जो परमाणु ऊर्जा है ना, परमाणु ऊर्जा के जो भी प्लांट हैं, संयंत्र हैं, इनसे जो भी अपशिष्ट व परमाणु शस्त्र उत्पादक कारखानों से जो भी अपशिष्ट निकलते हैं ना, तो उनसे कैंसर, जन्मजात विकार तथा अकाल प्रसव जैसी बीमारियां होती हैं। मृदा व जल प्रदूषण आपस में संबंधित हैं। मलबे का ढेर, विशेषकर कांच, हानिकारक रसायन, औद्योगिक बहाव, पैकिंग, लवण तथा कूड़ा करकट मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। ठीक है। ये कूड़ा करकट क्या करता है? ये मृदा को अनुपजाऊ बनाता है। वर्षा जल के साथ ये प्रदूषक जमीन से रिसते हुए भूमिगत जल तक पहुंचकर उसे भी प्रदूषित करते हैं। जो भूमिगत जल है ना, ग्राउंड वाटर, ये उसको भी प्रदूषित कर देते हैं। तो ये आपको समझ में आया होगा, है ना। अब देखिए इस मैप में कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स मतलब कहाँ कहाँ सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं। देखिए आपका ये जो आपका जो केरल राज्य है ना, तो तिरुवनंतपुरम आप देखेंगे, ये रहा। आपके चेन्नई में आप देखेंगे, तमिलनाडु चेन्नई आप इसमें रहा। देखिए सॉफ्टवेयर है ना, पार्क टेक्नोलॉजी बोलते हैं आप इसमें, है ना। क्या? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स बोलते हैं। हैदराबाद में है, विशाखापट्टनम में है, भुवनेश्वर में है, इंदौर में है, मुंबई और पुणे में है, और कहाँ पर है? गांधीनगर में, जयपुर में है ना। और आपके श्रीनगर में है, मोहाली जिसे हम बोलते हैं मोहाली, नोएडा में है, आपके गुवाहाटी में है। कहां पर? गुवाहाटी में। कोलकाता में आप देख लीजिए, यहां पर यह पाया जाता है। अब देखिए आप ध्वनि प्रदूषण। ध्वनि प्रदूषण से खिन्नता तथा उत्तेजना ही नहीं, वरन श्रवण अक्षमता,
हृदय गति, रक्तचाप तथा अन्य कायिक व्यवधाएं या व्यथाएं भी बढ़ती हैं। अब देखिए, जो भी ध्वनि प्रदूषण है, तो ज्यादा मात्रा में ध्वनि प्रदूषण हो रहा हो, है ना, तो क्या होता है, उससे चिड़चिड़ापन से पैदा होता है ना। तो उत्तेजना या खिन्नता, यही नहीं वरन इसके जो भी सुनने की क्षमता है उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, हमारी हार्ट की दिक्कत हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है ना, अन्य कायिक व्यथाएं भी बढ़ हो सकती हैं। अनचाही ध्वनि उत्तेजना व मानसिक चिंता का स्रोत है। औद्योगिक तथा निर्माण कार्य, कारखानों के उपकरण, जनरेटर, लकड़ी चीरने के कारखाने, गैस यांत्रिकी, विद्युत ड्रिल भी अधिक ध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब देखिए, पर्यावरणीय निम्नीकरण की रोकथाम देखिए। कारखानों द्वारा निष्कासित 1 लीटर अपशिष्ट से लगभग 8 गुना स्वच्छ जल दूषित होता है। मतलब 1 लीटर अगर जल प्रदूषित है तो वो 8 गुना स्वच्छ जल को प्रदूषित कर देगा। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है, इसके कुछ निम्न सुझाव आप बताइए। देखिए, विभिन्न क्रियाओं में जल का न्यूनतम उपयोग तथा जल का 2 या अधिक उत्तरोत्तर अवस्थाओं में पुनर्चक्र द्वारा पुनः उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक है। अब आप देखेंगे, जल की आवश्यकता पूर्ति हेतु वर्षा जल संग्रहण, नदियों व तालाबों में गर्म जल तथा अपशिष्ट पदार्थों को प्रवाहित करने से पहले उनका शोधन करना होगा, तब हम इसको आगे बढ़ाएंगे। औद्योगिक अपशिष्ट का शोधन 3 चरणों में किया जा सकता है। कैसे, देखिए, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थों की छटाई, जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसकी छटाई करेंगे, उनके छोटे छोटे टुकड़ों करना, ढकना, तलछट जमाव आदि सम्मिलित हैं इसमें। ठीक है। जैविक प्रक्रियाओं द्वारा द्वितीय शोधन क्या है, आप देखिए, जैविक, रासायनिक तथा भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा तृतीय शोधन। मतलब आप देखिए कि इसमें अपशिष्ट जल को पुनर्चक्रण द्वारा पुनः प्रयोग योग्य बनाया जाता है। ठीक है। जहां भूमिगत जल का स्तर कम है वहां उद्योगों द्वारा इसके अधिक निष्कासन पर कानूनी प्रतिबंध होना चाहिए, तब आप इसको बचा सकते हैं। और फिर आप अपने विचार दीजिए भाई कि हम अगर जल प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण अगर हम इससे बच सकें तो हमारे लिए उनको बचाने के लिए, हम अपने को बचाने के लिए, हमें अपने एनवायरनमेंट को बचाने के लिए हम कौन कौन से टर्म रख सकते हैं, तो आप बताइए। वायु में निलंबित प्रदूषण को कम करने के लिए कारखानों में ऊंची चिमनियों में इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण, स्क्रबर उपकरण तथा गैसीय प्रदूषक पदार्थों को जड़ती रूप से पृथक करने के लिए उपकरण होना चाहिए। ठीक है। कारखानों में कोयले की अपेक्षा तेल व गैस के प्रयोग से धुएं के निष्कासन में कमी लाई जा सकती है। तो ये क्या है, हमें जो प्रदूषण हो रहा है उसको कम करने के उपाय हैं। मशीनों व उपकरणों का उपयोग किया जा सकता है तथा जनरेटरों में साइलेंसर लगाया जा सकता है। ऐसी मशीनरी का प्रयोग किए जाए जो सक्षम हो तथा कम ध्वनि प्रदूषण करे। ध्वनि अवशोषित करने वाले उपकरणों के इस्तेमाल के साथ कानों पर शोर नियंत्रण उपकरण भी पहनने चाहिए, जिससे हमको ध्वनि प्रदूषण ना हो। सतत पोषण विकास की चुनौतियों के लिए पर्यावरणीय संचेतना से युक्त आर्थिक विकास की जरूरत है। ठीक है। अब देखिए, फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत बाह्य मल उपचार सहित, मतलब इसमें बाह्य जो मल है ना, जो जल बाह्य मल है ना, उसका क्या कर रहे हैं, उपचार कर रहे हैं, ये प्लांट है। और देखिए, राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह, जैसे बोलते हैं एनटीपीसी द्वारा दिखाया गया मार्ग। देखिए, भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत गृह कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम है। क्या करती है, ये विद्युत प्रदान करती है। इसके पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र EMS 14001 के लिए ISO प्रमाण पत्र है। यह क्या करता है, ये पर्यावरण को प्रबंधन करने का तंत्र इसके पास। इसका ये क्या है, इसके पास इसका प्रमाण भी है ISO का, है ना। यह निगम प्राकृतिक पर्यावरण और संसाधन जैसे जल, खनिज तेल, गैस तथा ईंधन संरक्षण नीति का हिमायती है तथा इन्हें ध्यान में रखकर ही विद्युत संयंत्रों की स्थापना करता है। ऐसा निम्न उपायों द्वारा संभव है। अब कौन से उपाय देख लीजिए, है ना। देखिए, आधुनिकतम तकनीकों पर आधारित उपकरणों का सही उपयोग करके विद्यमान उपकरणों में सुधार करना। ठीक है। अधिकतम राख का इस्तेमाल कर अपशिष्ट पदार्थों का न्यून उत्पादन। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए हरित क्षेत्र की सुरक्षा तथा वृक्षारोपण के लिए प्रेरित करना।
द नंबर है इसमें तरल अपशिष्ट प्रबंधन, राख युक्त जलीय पुनर्चक्र तथा राख संग्रह प्रबंधन द्वारा पर्यावरण प्रदूषण को कम करना। सभी ऊर्जा संयंत्रों का पारिस्थितिकी रूप से मॉनिटर तथा समीक्षा करना एवं ऑनलाइन आंकड़ों का प्रबंधन करना, ये इसका क्या है, ये उपाय है। अब देखिए रामागुंडम संयंत्र, आप इसे देख सकते हैं। तो भैया आज का हमारा सेशन यहीं तक रखते हैं, है ना। और हमें उम्मीद है आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों अगर आपने हमारे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो कर दीजिए। हमारे चैनल को अब तक आप लोगों ने अगर कहीं नहीं भेजा हो, शेयर नहीं किया हो तो शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और हमें आशा है कि आप सभी लोग अपने अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आगे भी करेंगे और अपने एग्जाम को टारगेट कर करके है ना अचीव करना है हमें। मतलब हमारा जो 25 मई है ना, क्या 25 मई 25 है ना, तो हमें उसको ध्यान में रखकर करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।